Here is another question of incomplete records or single entry. November 2012 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 2022 में पूछा था एग्जामिनर ने, और पेपर 21 में एग्जामिनर ने पूछा था, वो ज़रा देख लेना. Sharun Wu does not maintain full accounting records but is able to provide the following cash receipts and payments before payments information for the year ended 30 अप्रैल 2012. तो आपके पास यहाँ पर जो दिया हुआ है कैश रिसीट दी हुई है और कैश पेमेंट दिया हुआ है, और ये वाला अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस नहीं है. और इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में मांगा है कि आपके पास लेट से कैश सेल्स पैसे आ गए, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स पैसे आ गए, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट पैसे आ गए, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर पैसे चले गए, इक्विपमेंट पैसे चले गए, वेजेस पैसे चले गए, ड्राइंग्स पैसे चले गए, रेंट पैसे चले गए. इसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास यहाँ देख सकते हो 1 मई 2011 और 30 अप्रैल 2012. तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ओपनिंग. और ये वाली कौन सी है? क्लोजिंग. इसके बाद सरप्लस इक्विपमेंट बोला हुआ है कि लॉस पे हुआ है 400. सेल्स फिगर डज नॉट इंक्लूड 18,000. सेल्स फिगर में 18,000 रुपये इंक्लूड नहीं है, जिसमें से 6,000 रुपये शरौन ने अपने ओन यूज़ के लिए निकाले थे, ड्राइंग्स में किए थे, और बाकी जो है जिससे क्या की थी, पे वेजेस की थी बेटा. और डिस्काउंट अलाउ 7,200 है, डिस्काउंट रिसीव 10,800 है. आपको क्या निकालना है? शरौन वू का कैपिटल निकालना है 1 मई 2011. तो इसका मतलब अगर मैं कैपिटल निकालने की बात करता हूँ तो कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल बोला हुआ है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल. तो ये क्या हो गया? पार्ट ए. आपको क्या निकालना है? शारून वो उसका कैपिटल निकालना है, और कब के लिए निकालना है? 1 मई 2011. फिर उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1 मई 2011 के लिए जब कैपिटल निकालोगे तो कैपिटल के लिए कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं, चेक कर सकते हो. बैंक का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 8,000 है. और क्लोजिंग वगैरह कुछ दिया हुआ है? अगर बैंक के बैलेंस की बात कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 8,000 और 3,200 क्रेडिट, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. और प्रेमाइसिस, अच्छा अभी आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो आप ओपनिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे. तो ये प्रेमाइसिस हो गया, सही है. ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रेंट प्रीपेड हो गया, और इन्वेंट्री हो गया. ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या हैं? एसेट्स हैं, जिसको मैं ब्लू कलर से टिक भी कर रहा हूँ ताकि याद रहे. तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी ओपनिंग एसेट्स, जो कि कितने हैं? 100,000. कैलकुलेशन प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा. 8,000 प्लस 26,800 प्लस 24,000 प्लस 1,200 प्लस 16,800. तो टोटल बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 6,800. कितना बेटा? 176,800. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स हो गए. इसके बाद आप क्या करोगे? ओपनिंग लायबिलिटीज़. तो जब ओपनिंग लायबिलिटीज़ की बात करोगे तो ओपनिंग लायबिलिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या था? ट्रेड पेएबल था 21,200, और तो बाजार कुछ नज़र नहीं आया. 21,200. तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल होगा. कितना होगा बता सकते? 155,600. तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू से आपने क्या निकाल दिया? कैपिटल फाइंड आउट कर दिया. तुम दोनों लास्ट क्लास में कहाँ थे? आप क्यों? तो इतना मिस कर पेपर दे रहे हो?
तो कैसे दोगे? हाँ, तो अपनी अटेंडेंस तो देखो कितनी थी, तबीयत तो सबकी ख़राब होती है भाई। आप देख लो अपनी अटेंडेंस इस कितनी दिन थी कि कितनी छुट्टियां लग रही हो। तुम्हारा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट ए में ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल हो गया। बिलाल क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट वहीं से स्टार्ट होती है जिस तरीके से सेल्स वगैरह हैं। पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं है, वरना चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सेल्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा है कि अगर लेट से कि ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग दिया हुआ है तो इस तरह फाइंड आउट नहीं होंगी। मुझे लगता है कि आपके पास सारे आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसको फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, डेटर्स स्लैश ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट। तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट की अगर बात कर रहा हूँ तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग कितना है, 26,800 लिख दिया। इसके बाद आपके पास देख लो सवाल में डिस्काउंट अलाउड वगैरह, डिस्काउंट अलाउ है 7,200, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया डिस्काउंट अलाउड 7,200। डिस्काउंट अलाउड के बाद आपके पास पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी वो आप देख लो। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड डेटर 40,000 वो भी मेंशन कर दिया। इररिकवेबल डेब्ट भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, और डायरेक्ट क्या लिख दिया मैंने, बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि कितना दिया हुआ है 24,800। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है? टोटल बता सकते हो कितना होगा? 7,200 प्लस 72,000। 72,000 में से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 26,800 माइनस कर देता हूँ तो जो मेरी बैलेंसिंग फ़िगर आ रही है वो कौन सी क्या कहलाएगी? क्रेडिट सेल्स 45,200। तो दोनों साइड्स क्या हो गई मेरी, इक्वल हो गई। CD यहाँ पर हुआ है, SOFE बनाने का बोलेगा तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स 24,800 आ जाएंगे। बट अभी ये फाइनल आंसर मेरे ख्याल से नहीं है। इसके बाद जाके अपने पास देख सकते हो कि आपके पास सेल्स कितनी दी हुई थी। ये तो क्रेडिट सेल्स आ गई हैं। कितनी आई है क्रेडिट सेल्स? 45,200 की कौन सी सेल्स हैं बेटा? और उसमें कैश सेल्स कितनी है? 260,000। नहीं बेटा, अच्छा कैश सेल्स कितनी है? 260,000। तो टोटल कर लीजिए कितना होगा? 3,05,200। मगर अभी भी फाइनल आंसर नहीं निकलेगा। ये आपके पास कौन सी है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। कैश सेल्स आपने बताया कि एक है 2,60,000, एग्री। और एक एडजस्टमेंट नंबर 3 में पढ़ लो जाके, जो सेल्स फिगर है डज नॉट इंक्लूड 18,000। एक सेल्स फिगर थी जो 18,000 रुपये की दी हुई है और वो किस में इंक्लूड नहीं है? सेल्स में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सेल्स फिगर डज नॉट इंक्लूड 18,000 विच शरून वुड टेक। ये शरून ने क्या कर लिया, अपनी ज़ात के लिए ड्राइंग्स कर ली हैं और जो बाकी पैसे बचे हैं उससे क्या कर दिया है, वेजेस पे कर दिया है। तो इसका मतलब ये 18,000 भी किसका पार्ट है? सेल्स का ही पार्ट है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी मेरे पास? 45,200 क्रेडिट सेल्स थी, 260 प्लस 18 कितना हो गया? 278,000। तो दोनों को टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 232,200। जी बेटा, 232 क्या माइनस थोड़ी करना है बेटा, और सीधे होके बैठो। 232,200। 232 हो ही नहीं सकता। 32 something। 278,000 प्लस 45,200 और सीधी होके बैठो। 3,23,200। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है जिसको आपके पास 3,23,200 आपके पास सेल्स आ गई बेटा। तो मैंने सबसे पहले पार्ट बी के अंदर मुझे क्या बनाना है?
इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है? रेवेन्यू से, जो कि कितना आया था? 3,23,200। डायरेक्ट सेकंड कॉलम पे लिख दिया। सवाल में नेट सेल रिटर्न नहीं था तो मैंने क्या हेडिंग डाल दी? कॉस्ट ऑफ, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आता है इसके बाद, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी है? क्वेश्चन में ही गिवन है 16,800। फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस। परचेजेस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करनी पड़ेगी। विदाउट वर्किंग जो है जी जी बेटा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे आप क्या निकाल लोगे? चाहो तो प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो फटाफट से ट्रेड पेबल अकाउंट बना लोगे तो इजी हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है? ट्रेड पेबल का बैलेंस ये रहा 21,200 और 22,400। तो यहाँ लिख दिया 21,200 और यहाँ लिख दिया 22,000 और यहाँ लिख दिया 22,400। मेरे ख्याल से इसमें डिस्काउंट रिसीव भी था एक, मैंने देखा था कहीं ना कहीं। ये रहा 10,800, 10,800। और जो पेमेंट आपके पास आई थी, कैश पेमेंट थी, वो कितनी थी? 2,16,000। अगर कैलकुलेटर पास है तो टोटल करके बता दें क्रेडिट परचेजेस कितनी आ रही है। $249,200 और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? 249,800 माइनस 212,200, तो 228,600, 249,200। और अगर SFP बोलता तो BD कितना आ जाता? 20,400। तो इससे मैंने क्या निकालनी? अपनी क्रेडिट परचेजेस निकाल ली, जो कितनी आई हैं? सर गलत कर रहे हैं सर, 2,28,000 निकलेगा सर। जी बेटा, 2,28,000 है। 28,000 है। जी ओके, 2,28,000 हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 में ही बोला था कि 18,000 रुपये जो सेल्स के थे वो इंक्लूड नहीं थे, जिसमें से 6,000 रुपये ड्राइंग्स कर ली हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? 2,28,000 की मेरे ख्याल से ये परचेजेस थी, जिसमें से 6,000 रुपये निकाल दो। किसके? ड्राइंग्स के, जो एडजस्टमेंट नंबर 3 में थे। माइनस करके बता सकते हो कितना आएगा? 2,22,000। पेपर 2 पेपर 3। कितना आ रहा है बेटा? 2,22,000। 2 लाख। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा प्लीज़, कोई भी बच्चा ओरिजिनल मार्किंग स्कीम से देख लीजिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बन रही है? 20,800। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कितना आएगा? इन सबको जब सॉल्व करो 218 218,000 और माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 105,200। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। वहाँ पर 2,28,000।
मगर चेक कर लीजिए ना, जब भी कह रहा हूँ। पेपर खोल लें, नवंबर 12 P22, एक में वेट कीजिएगा। उसने डायरेक्ट ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया हुआ मेरे ख्याल से। एक्सपेंस में वेज वाले में देखो, 6000 माइनस 18,000। तो इसका मतलब 6000 ड्राइंग्स के थे ना, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी माइनस होने चाहिए थे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? सही। और क्लोजिंग कितनी है बेटा? 2800। शारून हु टुक 6000 फॉर, सही है। नहीं होंगे क्योंकि शारून ने सिर्फ निकाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके पास परचेजेस कितनी थी? 228,000। उसको इस तरीके से आप उन्होंने वो किया हुआ है। देखें, द सेल्स फिगर डज नॉट इंक्लूड, जो सेल्स हुई हमारे पास तो उसकी एंट्री क्या बनती है? सेल्स बढ़ती हैं तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 18,000 से, जिसमें से आपने क्या किया है? 18,000 ऑफ विच शारून हु टुक 600 फॉर हिज ओन यूज़। तो शारून ने क्या किया? 6,000 की ड्राइंग्स कर ली, और जो रिमेनिंग थे 12,000 वो उसकी क्या कर ली? वेजेस कर ली। तो कहीं गुड्स का निकालने का कहा नहीं है, तो इस वजह से आप परचेजेस में से माइनस नहीं करोगे। तो इसका टोटल मुझे बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा करेक्ट करके? 16,800 प्लस 2,28,000 माइनस 20,800। 224,000। जी बेटा। 224,000। नहीं बेटा, 16,800 प्लस 2,28,000 प्लस 20,800। प्लस में माइनस होगा। प्लस माइनस होगा ना, 16,800 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 2,18,800 आ रही है। 16,800 प्लस 228,000 सही है। माइनस 20,800। 224,000। सर आपका पेमेंट और फिर उसके बाद जब रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो 99,200। माइनस 3,200 99,200। उसमें आप क्या करेंगे? ऐड अदर इनकम, एक इनकम नज़र आई थी, डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी है आपके पास? 10,800। डिस्काउंट रिसीव्ड 10,800, एक ही थी तो आप सेकंड कॉलम पे लिख रहे हो। और कोई इनकम दी हुई है आपके पास? इन दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है? 1,10,000। 1,10,000। फिर उसके बाद क्या करोगे? लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले वेजेस 22,000। 22,000 रुपये की ऑलरेडी हमने वेजेस पे कर दी थी, और बाद में पता चला है कि 12,000 की और पे की हैं, तो 22 और ये कितना हो जाएगा? 34,000। वेजेस के बाद आपके पास क्या था? ड्राइंग्स तो खैर आती नहीं है। रेंट आप 10,000 रुपये का ऑलरेडी पे कर चुके हो, और नीचे रेंट प्रीपेड है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसके लिए रेंट का अकाउंट बना लीजिए ताकि एरर के चांसेस कम हो। तो ये लो, रेंट क्योंकि एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए हम क्या बनाते हैं? पाप बनाते हैं। प्रीपेड ओपनिंग, एक्रूड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग। अकाउंट को बंद कर दिया, तो प्रीपेड का कितना था? 1200 और 1600। यहाँ 1200 मेंशन कर दिया, यहाँ 1600 मेंशन कर दिया। एक्रूड का कुछ भी नहीं था। रेंट कितना पे कर चुके हैं हम? 10,000 रुपये पे कर चुके हैं, और I/S फाइंड आउट करना था। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास?
11,200 माइनस 1,600 कितना हो जाएगा? 9,600 का क्या आ गया आपके पास? रेंट आ गया। इसके बाद लॉस ऑन गेन या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम निकाल सकते हो? सेकंड वाली सही है बेटा। सरप्लस इक्विपमेंट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 400। जो आपके पास जो 400 रुपये का क्या था, लॉस हुआ था, जिसको हमने कहा लॉस ऑन डिस्पोजल, निकालने की ज़रूरत नहीं थी, गिवन था। फिर एक और था हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, वो भी मेरे ख्याल से गिवन था, कुछ 7,200। अच्छा, इसके बाद आ जाए डेप्रिसिएशन पे। प्रीमाइसिस की डेप्रिसिएशन निकल नहीं सकती, ओपनिंग भी ला के क्लोजिंग भी ला के, तो ज़ीरो हो गया। इसके बाद और कोई है? इक्विपमेंट पे आ जाए तो 24,000 रुपये का इक्विपमेंट क्या था हमारे पास? ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना था? 36,400 था। और आपने इक्विपमेंट ख़रीदा कितने का था? 20,000 का था। और इक्विपमेंट डिस्पोजल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? ये 4,800 तो मेरे बच्चे आपके पास पैसे आए होंगे ना? ये 4,800 आपके पास पैसे आए होंगे, तो आपके पास अभी फ़िलहाल कॉस्ट नहीं पता, और जब कॉस्ट नहीं पता तो आप अभी कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो मुझे ये बता सकते हो तो ओपनिंग कितनी है? 24,000 रुपये थी। एडिशन कितने की है आपने? 20,000। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद डिस्पोजल फ़िलहाल अभी नहीं पता, और क्लोजिंग कितनी है आपके पास? 36,400। इस बात पे एग्री करते हो? अच्छा, अब आपके पास इन्होंने डायरेक्ट 400 रुपये का क्या निकाल के दिया है? लॉस निकाल के दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप डिस्पोजल का अकाउंट बना लो। डिस्पोजल के अकाउंट में पेमेंट कितनी रिसीव हुई है? 4,800। सही है। और लॉस भी इधर ही आता है, इस बात पे एग्री करोगे? सही है। और डेप्रिसिएशन भी इधर आती है। तो इसका मतलब 4,800 में 400 रुपये प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? तो 5,200। तो जो डिस्पोजल की जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी? 5,200। इसका मतलब अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक करवा देता हूँ। मैंने कहा 5,200 का एसेट था, जिसके पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं? 4,800। तो कितने का हो गया? 400 का लॉस, जो कि लॉस क्वेश्चन में गिवन था एडजस्टमेंट नंबर 2 की फॉर्म में। अच्छा बेटा, इन सबको प्लस माइनस करना, 24,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 44,000। 44,000 में से 5,200 निकाल दो, 36,400 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 24,000 प्लस 20,000 माइनस 5,200 और माइनस 36,400, तो कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन? 2,400। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 2,400। सारे एक्सपेंसेस का टोटल करें, कितना आ रहा है? सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके देखें कितना आ रहा है? 53,600। टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि आप बता रहे हो 56,400। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस उठाओगे, सब में यही रिक्वायरमेंट्स हैं। कहीं इनकम स्टेटमेंट बोलेगा, कहीं एसओएफपी बोलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको रेशियोज भी पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है? कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 डेसिमल प्लेस यूजिंग ओपनिंग कैपिटल फिगर। कौन सी फिगर यूज़ करनी है? अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ROC इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो इन्होंने बोला यूजिंग कौन सी करनी है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपने निकाला था, कितना निकाला था? 1,55,000 समथिंग कुछ निकाला था। तो यहाँ देखिएगा, ये कौन सा पार्ट था? जी बेटा, पार्ट सी। इन्होंने अपनी मर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करवाया है, ROC इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह में ओपनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट कितना आया है? 56,400।
56,400। अगर आपने ऊपर गलत निकाला तो नीचे का भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला? 1,55,600 इंटू 100, 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो ROC आ जाएगा। बता सकते हैं कितना आएगा? इसके बाद ROC आ जाएगा, बता सकते हैं कितना आएगा? 36.25 एग्जैक्ट यही है, कोई राउंडिंग ऑफ का वो नहीं है। 36.246 तो 36.25% ROC आ गया। अच्छा, ये वाला पार्ट भी आई थिंक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? एडवाइस करो शारून हाउ शी कैन यूज द फिगर फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। भाई देखिए, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड जो है क्या बताता है? रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड ये कैलकुलेट करता है कि भाई आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है। जितना ज़्यादा आपके पास नेट प्रॉफिट होगा उतना ROC अच्छा होगा। पहली इंटरप्रिटेशन। सेकंड वन इज़ आप देखेंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, जो मिलके, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीज़ों से मिलके बनता है, कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। आप देखेंगे आपके पास आपने अपनी फाइनेंसिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कितनी है। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपके पास ज़्यादा है तो उसको रीपे करने का भी आप पे बर्डन होना चाहिए, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आपकी लिक्विडिटी पे पड़ सकता है। अच्छा, जब आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा है यानी बोरोइंग आपने ज़्यादा किया हुआ है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट देंगे तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? शरून वू कैन कंपेयर दिस विद द अदर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। शरून अपने जो ROC को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करेगा, मगर सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। बिजनेस दूसरा हो मगर सेम इंडस्ट्री होना चाहिए। फिर इसके बाद ही कैन कंपेयर द रेशियो विद द पास्ट ईयर्स टू डिटरमाइन द रीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इफ़ एनी। अगर आप पुराने रेशियोज़ को 5 साल के उठाओगे, 3 साल के उठाओगे, इसको कंपेयर करोगे कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या ROC आपका आ रहा है। और इसके बाद ROC कैन ऑल्सो भी कंपेयर विद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ROC को अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती है इन्वेस्टमेंट की, उसके लिए भी कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स थे, तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास।